बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक। इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज़ हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ तो कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त हो चुके हैं 9:06। हम बराह रास्त आपके सामने दुनिया भर में आपकी सुबह को मज़ीद बेहतर और इन्फॉर्मेटिव करने के लिए आ चुके हैं। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आपने जुम्मा पढ़ना है, एहतमाम करना है, अच्छी बात है। कुरान करीम में हुक्म है कि जुम्मे के बाद खैर की तलाश के लिए निकलिए, ठीक है, एक तो वो बड़ा ज़रूरी है। और दुरूद इब्राहिमी का जो एहतमाम है, बहुत से लोग नहीं करते, बहुत से लोग करते हैं। दोनों सूरतों में हम आपको याद दिला रहे हैं कि कर लीजिए, इसकी बड़ी बरकत है, ख़ासतौर पे जुम्मे के दिन पढ़ने की। तो अल्लाह हम सब के लिए इसके सदक़े आसानियाँ अता फरमाए। खैर, फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ हिना आदिल। जिस तरह से इमरान ने कहा, जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज ज़रूर पढ़िएगा, दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। दुआओं में पाकिस्तान को ख़ास तौर पर, इसके साथ साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों को, और जहाँ जहाँ भी मुसलमान मुश्किल में है पूरी दुनिया में, उनको याद ज़रूर रखिएगा। आगाज़ में कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ दे खबर ही है। रहीम यार खान के दरियाई इलाके माचका की खबर है, जहाँ कच्चे के डाकुओं ने पुलिस मोबाइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया। और पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि माचका कैंप 2 पर 23 पुलिस जवान जो थे वो तैनात थे। और हफ्तावार छुट्टी के बाद वो 2 गाड़ियों में रहीम यार खान आ रहे थे कि बारिश के बाइस जो पुलिस मोबाइल है ख़राब हो गई और डाकुओं ने अचानक एक घर से पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। अरे ये तो पुराने दौर में हमने मुकाबले सुने थे, पुलिस मुकाबले के, पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। डाकुओं के हमले जैसी रिवायात हमने इतनी नहीं सुनी, और ये बहुत एक अंधोनाक वाक़या है, इसको कहा जाए। रॉकेट फायर किए गए पुलिस के ऊपर, यानी कि ऐसा लगता है कि मुकम्मल तैयारी के साथ डाकू वहाँ पे मौजूद थे, और उसके बाद ये वाक़या हुआ है। इसकी इतलात पर जो शेख जैद हॉस्पिटल है और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादकाबाद है, यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो जांबक होने वाले, शहीद होने वाले पुलिस वाले हैं, उनकी तादाद 12 तक पहुँच चुकी है, कई जख्मी भी हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और RPO भावलपुर और DPO रहीम यार खान से इसकी रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हवाले से इस वक्त खबर आ रही थी, हम अभी देख रहे थे कि उन्होंने फौरी तौर पर ऑपरेशन का भी फैसला किया है कच्चे के इलाके में, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लापता पुलिस एहलकार है उनको फ़ौरन बाजियाब कराया जाए। मुझे समझ नहीं आती है कि हम हर किस्म के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, क्या अमर माने हैं कि हम इन कच्चे के डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ सकते। सरहदी इलाका एक मसला ज़रूर है, यकीनी तौर पे है कि जी एक सरहद से वो पंजाब से सिंध में चले जाते हैं, जुरिस्डिक्शन के मसाइल आ जाते हैं, लेकिन ये मसाइल कब तक रहेगी? कोई मुकम्मल स्ट्रैटेजी भी तो बन सकती है, यानी कि मुट्ठी भर लोगों ने रियासत को यरगमाल बना रखा है और आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है, और पुलिस के ऊपर अब हमला, और वो भी रॉकेट्स के ज़रिए, इससे बदतरीन और कोई मिसाल नहीं हो सकती है। हमारी बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है पंजाब पुलिस, तनकीद अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे मामलात में बहुत ज़बरदस्त काम भी करती है एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो मेरे ख्याल में इस पे ज़रूर अमल होना चाहिए, और मरियम नवाज साहिबा के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है अपनी गवर्नेंस को प्रूव करने के लिए कि वो इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाएं और कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाएँ, अमन कायम करें इस इलाके के अंदर, कि किसी की जुर्रत ना हो दोबारा कानून नाफिज करने वाले इदारे या सिविलियंस के ऊपर इस तरह हमले करने की। बिल्कुल। और इमरान, कच्चे का वो इलाका है जहाँ पे आए दिन ऑपरेशन तो चल रहे होते हैं, लेकिन कभी भी ये खबर सामने नहीं आई कि डाकुओं का मुकम्मल वहाँ से सफाया हो गया और अब इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट नहीं होंगे। लेकिन ये वाकई आपने जिक्र किया, बड़ा अंदोनाक वाक़या, इस पर वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है, इज़हार ताज़ियत किया गया है लवाहिकीन के साथ। और सदर आसिफ अली ज़रदारी ये कहते हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जो हमले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वो कहते हैं कि जो हमले के जिम्मेदारान हैं उनकी निशानदही की जाए, सख्त सजाएँ दी जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कहते हैं कि शोहदा के लवाहिकीन के वो साथ ही खड़े हैं। अच्छा, ज़रदारी साहब कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, वो आपकी बर्दाश्त का ज़रदारी साहब या हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वेट तो नहीं कर रहे, बर्दाश्त तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन हमले तो हो रहे हैं। और आप देखिए कि आज 12 खानदान इन पुलिस वालों के, इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, पूरी फैमिलीज होंगी, जो लापता है। आप उनके बारे में सोचे तो कितना बड़ा ये नंबर है, और कितनी डेयरिंग ये हरकत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर इवन, ये कितना डेयरिंग है कि आप पुलिस के ऊपर अटैक करें, पुलिस वालों को शहीद करें और बाकी पुलिस वाले साथ ले जाएं। वहां पे रहने वाले अवाम की इनसिक्योरिटी का क्या आलम होगा जहां पे पुलिस अगवा हो रही है और पुलिस मारी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा वाकया है, इसको मेरे ख्याल में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए अनटर्न, इसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए, अंजाम तक लेके जाना चाहिए, और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। पता चले कि रियासत ने अपनी रिट कायम की, और इसमें मुझे लगता है अगर इसमें रेंजर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़े, पहले किया गया था, किया जाता रहा है, तो कोई अमर माने नहीं है, पैरामिलिट्री को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और
और इस इलाके को इस गन से, इस फिल्थ से पाक किया जाना चाहिए। हमारी बहुत दुआएं हैं शोहदा के लवाहिकीन के लिए, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए। अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अल्लाह को प्यारे हुए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। साथ साथ वंस अगैन उम्मीद यही है कि इस मामले के जो जिम्मेदारान हैं, जो डाकू हैं, मुजरिमान हैं, वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इसमें भी हम बात करते रहेंगे आगे। एज यू नो, हमारा पहला जो मौजू होता है मुल्क की सियासी सूरत हाल पे होता है, और सियासी सूरत हाल हम की सूरत हाल से जुड़ी है। एक तो ये डाकुओं टाइप के वाक़यात, और फिर सियासी जमातों के जो मुख्तलिफ एहतजाज और जलसे जुलूस, वो माशाल्लाह पूरा सूरत हाल को ऐसी पिक्चर बनी रहती है पाकिस्तान की कि लगता है कि इधर कोई अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब नेगेटिवली हैपनिंग। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की हम बात कर लेते हैं, तो जो तमाम तैयारियां थी, बड़े बड़े ऐलान। जब तहरीक इंसाफ जलसे की बात नहीं करना चाह रही तो आप क्यों बात करना चाह रही हैं? क्योंकि हम बताना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए गए थे। कल अपने शो में हमने सुनवाए थे कि कोई रोक नहीं सकता है जलसा करने से, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तैयारियों और बड़े ऐलानात के बाद बिल आखिर इस्लामाबाद में होने वाला जो अपना जलसा है मुलतवी कर दिया। और फिर मीडिया से गुफ्तगू हुई, बैरिस्टर गौहर आजम सवाती, इन्होंने कहा कि इंतशार से बचने के लिए बानी PTI ने जलसा मंसूख करने की हिदायत की है। इसे हमारी कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। 27 अगस्त को लाहौर में अजीम और शान जलसा करेंगे। मुल्क की मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, रेड जोन में आएंगी, और हमारा भी जलसा जो है वो तरनोल में होगा। हमारी जमात को इंतहाई एहतराम है। उस एहतराम की बदौलत और इस खदशे के को मद्देनजर रखते हुए कि कहीं पर इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो, खान साहब के हुक्म के मुताबिक आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। इसके अलावा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ आईन और कानून के लिए, शख्सी आजादी के लिए ये जलसा हर सूरत में होगा। जी बिल्कुल सवाती साहब, इसको हम आपकी कमजोरी नहीं समझ रहे। और कोई हुक्म हमारे लायक। ऐलान के बाद जो बानी PTI की हमशीरा हैं हलीमा खानून का एक ऑडियो पैगाम भी आया है। इसमें उन्होंने मुतअद्दिद अहम सवालात उठाए और इल्ज़ाम आयद किया कि जो करंट लीडरशिप है ये बानी तहरीक इंसाफ को जेल से निकालना ही नहीं चाहती। मसला फिर उधर ही है। मसला ये उन्होंने कहा कि फैसले खुद करते हैं, नाम बानी PTI का लगा देते हैं। दिस इज व्हाट हलीमा खान सेड। सुबह गए कैसे सवाती वहाँ पर और इजाज़त कैसे मिली, ये सवालात उठा रही हैं हलीमा खान। और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अगर बात करें तो हर सूरत जलसा करने का ऐलान करते रहे हैं, मगर जलसा मनसूखी के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बानी PTI ने कहा रुक जाओ, तो हम रुक गए। 8 सितंबर को जलसा होगा और भरपूर अंदाज में होगा। आज हमारा एक तारीखी जलसा जो इस्लामाबाद में होना था तरनोल के मकाम पर, और इसका हमने ऐलान किया था कि जो बार बार NOC कैंसिल होती है और अगली दफ़ा जो है अगर NOC कैंसिल भी होगी तो हम करेंगे, और हम उसको भरपूर तरीके से कर रहे थे। लेकिन चूंकि इमरान खान हमारा लीडर है और हम इमरान खान के हर हुक्म के पाबंद हैं। 8 तारीख को जलसा करना है इस्लामाबाद में। हम इमरान खान के हुक्म के पाबंद भी हैं, लेकिन ये वादे पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान के हुक्म पे हम आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और इमरान खान के हुक्म पे हम एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। हमारे प्यारे अली अमीन गंडापुर साहब, आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आप CM हैं, अब बस धमकियां ना दिया करें। खैर है, सियासत में होता है, कभी जलसे होते हैं, कभी नहीं होते, हालात वाक़यात होते हैं। हम तो सिर्फ ये बात कहते हैं कि ऐलान करें, कारकुनों का खून गरमाएं, जोश लेके आएँ, धमकियां ना दिया करें। स्टेट को धमकियां अच्छी नहीं होती, पार्टीज के लिए अच्छी नहीं होती। और सूरत हाल आप देख रहे हैं, फिर आप नहीं कर पाए। आपने कहा था हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। खैर कल 5-5 हज़ार रुपये भी तकसीम किए। आई विश हमारी भी कुछ सर्विसेज वहाँ पे होती, कुछ एक हल्की दिहाड़ी हमारी भी लग जाती। लेकिन वो बाद में पता चला कि जो सर्विसेज वो लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके आए थे उनके, ये आम लोगों में नहीं थे ना, डोंट मेक एनी स्कैन। हाँ, ये आम लोगों में नहीं थे। ये पैसे जो है ना ये बामकसद होते हैं, चाहे फैजाबाद धरने के बाद तकसीम हो या ये वाले पैसे उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी मेहनत होती है। कुछ और ही है कि क्यों मतलब भाईचारा भी तो किसी चीज का नाम है, ऐसे चलता है। खैर मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाने का मुतालबा किया गया है। अब सवाल ये कि क्या तहरीक इंसाफ तमाम तर दावों के बावजूद जलसा मुलतवी समझेगी? वर्कर पे क्या असर पड़ रहा है करंट लीडरशिप के डिसीजन का, वो कैसे ले रही है? लीडरशिप जो वर्कर होता है या जो वोटर होता है वो तो बड़ा डेयरिंग इम्पैक्ट मांगता है
लीडरशिप की जानिब से, और वो चाहता है कि मेरी लीडरशिप मुझे इस तरह की कॉल्स दे कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं कितना लॉयल हूं पार्टी के साथ। सो इस पे अपने बात करनी है, और फिर उसके बाद इस सारे अमल का इनकी सियासत पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे भी हमने बात करी। हमारे साथ शौकत पराजा साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, उनसे जरा उनकी राय ले लेते हैं। शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच। हमने आपके शहर को बचा लिया वंस अगेन एक और जलसे से, धरने से। फिर आप कहते हैं ऑफिस जाते हुए बहुत देर लग रही है, फैजाबाद पे बड़ा टाइम लग रहा है, ब्लू एरिया ब्लॉक है, लेकिन हमने आपको बचा लिया, तो आप हमारा शुक्रिया अदा करेंगे? नहीं, शुक्रिया तो फिर आदम खान सवाती साहब का करना चाहिए। ये सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँच गए और क्या करने गए थे। बात यह है कि जो इस वक्त हालात हैं उसमें ये जलसा नहीं होना था। वो बेशक एनओसी कैंसिल हुआ, एनओसी जारी हुआ, क्योंकि हालात ये नहीं है कि पीटीआई जलसा कर सके। पीटीआई में न सिर्फ ये वाली जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आदम खान सवाती तक तो नहीं रहे, अकील खान को जैसे फारिग किया केपी काबीना से, उसके बाद की सूरत हाल, जुनेद अख्तर खान इतने वोकल MNA पीटीआई के लॉयलिस्ट हैं, उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना फोकल पर्सन को डी नोटिफाई कर दिया। तो डीपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और इससे भी अगली बात है कि जो पीटीआई को जहाँ गठजोड़ की जो एक बात की जाती रही गुज़श्ता, उसके बाद इतना बड़ा उनका नुकसान हुआ है, तो उसको कैसे जो एक गैप बना है या एक कमी आई है उसको कैसे पूरा किया जाए, ये तो बहुत बड़े सवाल पीटीआई के लिए खड़े हो गए। और आप देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर जनरल फैज अमीद साहब के हवाले से पीटीआई के बयान बदलते हैं, उनका स्टैंड बदलता है। वो लॉस कैसे रिकवर होगा, इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं। फिर आपको याद होगा हमाद अदर ने भी पंजाब के हवाले से इस्तीफा भी दिया, फिर कहा कि पता नहीं ये ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप बना हुआ है। तो इस जो इंटरनल क्राइसिस भी है, और फिर जो खान साहब ने कहा कि जनरल फैज अमीद साहब इतना बड़ा असासा थे, तो अगर एसेट्स का लॉस भी है तो उसको पहले रिकवर किया जाएगा या पहले जल्द से किया जाएगा? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं यही पूछने जा रही थी कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ अभी कर रही है, 27वीं शब से जलसा पहले ऐलान किया, फिर उसके बाद वो भी मनसूख हुआ, उसके बाद मुहर्रम का जलसा फिर वो भी मनसूख किया गया, और अब आज का। तो इस तरह के जो इक़दाम, जो कल का जलसा था, इस तरह के जो इक़दाम हैं, इनसे सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक नुकसान पहुँच सकता है, क्या समझते हैं आप? ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्या जलसे अगर ना हो पाकिस्तान में ये है कि अगर आप अपनी डिवाइस को एक दफा थोड़ा सा मूव कर लें ताकि शायद सिग्नल्स बेहतर हो जाए, तो बेहतर आवाज आएगी हमें। अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए प्लीज। जी देखिए ना, जो मुल्क में एक तासुर है कि इट्स ऑल अबाउट खान साहब, बानी पीटीआई को जो बात करें, जो हुक्म दें, जो इंस्ट्रक्शन दें, अगर तो वो थीसिस है जो कि दुरुस्त भी है, फिर तो जलसे हूँ या ना हूँ, ये आदम खान सवाती साहब कोई बात करें या शकील खान कोई बात करें या जुनेद अख्तर खान कोई बात करें या उनका जो मुखालिफ दड़ा है चीफ मिनिस्टर साहब डी नोटिफाई करें, फिर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा ही एक फाइन नुक्ता है। दूसरी थ्योरी ये है पाकिस्तान में कि इंतशार की तरवीज की गई, इंतशार का दर्स दिया गया कि लॉन्ग मार्च, घेराव, जलाओ, उसके नतीजे में लोग अब उतने एक्साइटेड नहीं रहे, वो मायूस हैं कि हर वक्त सड़कों पे आओ, हर वक्त आप इंतशार करो, हर वक्त जिंदगी को डिस्टर्ब करो। अगर आप कोई मूव करेंगे तो इंतजामिया ऑन द अदर एंड, वो जैसे आपने कंटेनर्स की बात की, यकीन माने कि वो एक आइलैंड सा इस्लामाबाद रह गया है, चारों तरफ कंटेनर होते हैं, आप आ गए अंदर तो बाहर नहीं जा सकते, आप अंदर आना चाहते हैं तो आप अंदर नहीं आ सकते शहर में। रेड जोन भी अब फैजाबाद तक और इस्लामाबाद के शहरी हैं, उनकी जिंदगी तो अजीरन हो चुकी है। छुट्टी के टाइम पे कोई ना कोई मुजाहिदीन आ जाते हैं, सारी सड़कें बंद हो जाती हैं। जो सारा दिन दफातर में रहे, उन्होंने घर पहुंचना है,
इस तरफ बहुत किसी भी मुश्किल हो हुकूमत जाती का है। अच्छा, ध्यान नहीं मीनवाइल मैं जाता। जरा सवाल दूसरी- आपसे कर लेता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा ऑडियो का इशू है हमें, अगर इसको काइंडली एक दफा फिर देख लें माजरत के साथ, सिंस वी आर लाइव। ये जो हम लीडरशिप का फुकदान का मसला है या लीडरशिप की औस है कि किसकी चले पार्टी के अंदर। एक तो अलीमा खान साहब आउट ऑफ नोवेयर बीच में आती हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकली एज सच कोई स्ट्रगल नहीं है। वो सिर्फ जब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में गए हैं उनकी मुलाकातों के ऊपर नजर आती हैं, या फिर एज अ ब्लड रिलेशन, जारी बात है उनकी हमशीरा इसलिए नजर आती हैं। लेकिन आजम खान सवाती जैसे लोगों को जब वो चैलेंज करी हैं, तो बहरहाल सवाती साहब जैसे लोगों ने पार्टी के लिए गिरफ्तारियां, जेलें वगैरह देखी हैं। तो ये जो पार्टी का लीडरशिप क्योस है पार्टी के अंदर, इसके ऊपर क्या तजिया आपका नेपाल साहब, जो स्टिल चल रहा है, चलता जा रहा है? पहली बात तो ये है कि खान साहब से अगर सबसे ज्यादा किसी का स्टेक है तो वो तो अलीमा खान साहिबा का स्टेक है। बाकी तो अपनी अपनी जगह बनाने के चक्कर में है ना। लेकिन अगर खान साहब की जात के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से अगर कोई सबसे ज्यादा कंसर्न हो सकता है अमंग द करंट लॉर्ड्स, तो वो तो अलीमा खान साहिबा है। लिहाजा जो अलीमा खान साहिबा बार बार बात करती हैं, वो कहती हैं कि खान की रिहाई के हवाले से जब भी कोई हो बात तो ये उस पे नहीं आते, ये अपनी अपनी बातें। लेकिन जो पराचे साहब कल जो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने तो एक इल्जाम ही लगा दिया। वो कहती हैं कि ये लीडरशिप जो मौजूदा है ये चाहती नहीं कि इमरान जो है वो जेल से बाहर आए। मैं यही तो बात आपके सामने रख रहा हूँ कि अलीमा खान साहिबा का जो कंसर्न है वो बिल्कुल यही है, इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगर इसी आर्गुमेंट को बढ़ाया जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर जिसको जहां पीटीआई में जगह मिली हुई है फिर वो अपनी सियासत को आगे बढ़ा। खान साहब आ जाए तो जो जितने सारे लोग फिर इनकी जगह कहाँ होगी, ये एक थीसिस रिवील करता है जिसका इज़हार अलीमा खान साहिबा कर रही हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में उनका ज्यादा कंसर्न वैलिड है, बीइंग अ ब्लड रिलेशन, बीइंग अ सिस्टर, वो कंसर्न जो उनकी जात के हवाले से है, खान साहब की लाइफ के हवाले से, वो ठीक है। अच्छा, टाइम मेरे पास कम है, इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं, पॉलिटिक्स पे तो डिस्कस कर ही रहे हैं। कल एक वाकया ये जो रहीम यार खान में रिपोर्ट हुआ, डेफिनेटली आपने देखा होगा, आप उस बेल्ट को बखूबी समझते हैं, आपको पता है कि ये जो कच्चे के डाकुओं का मैटर है ये क्या है। तो मैं शौकत भाई आपकी प्रेजेंस से फायदा उठाते हुए जरा आपसे इस पर सवाल करना चाहता हूँ। इतने अरसे से रियासत यरगमाल है इन मुट्ठी भर डाकुओं के हाथों, ये आते हैं, कार्रवाई करते हैं, गायब हो जाते हैं। कच्चे का इलाका एक नो गो एरिया बना के रख दिया इन्होंने, हालांकि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना काम किया है, कुर्बानियां दी हैं, उसके बावजूद ये कल का जो अमल था कि रॉकेट से पुलिस पे हमला करना, 12 पुलिस वालों को शहीद कर देना, कुछ को साथ ले जाना, ये बहुत बड़ा एक वाकया है मुझे लगता है पुलिस की और पंजाब की तारीख में। इस पे क्या टेक है आपका? रियासत को क्या इस पे अपनी रिट जाहिर करने के लिए करना चाहिए? आपकी बात में बड़ा वजन है। परवेज मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे या फिर सदर पाकिस्तान बने थे, तो वजारत दाखिला में बड़े बड़े इजलास हुआ करते थे और खुद भी सम टाइम वो चेयर करते थे। ये ट्राई बॉर्डर जो एरिया है, एग्जैक्टली यही एरिया है जिसको हम कच्चे का कहते हैं। अब ये बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर एरिया है, दरिया सिंध का, ये सारा वो इलाका है जी। फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े स्कीम्स बनाई गई कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद फिर एक और दौर शुरू किया गया और एक छोटू था गुलाम रसूल, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो हुआ उसके बाद गुलाम रसूल छोटू इन्हीं डाकुओं का सरदार था, उसकी बाकायदा गिरफ्तारी हो गई जी। ये बड़ी अहम बात है कि आखिर क्या वजह है कि दे आर लेट लूज, आखिर क्या वजह है? रियासत को ये हॉस्टेज तो खैर किसी ने क्या बनाना है, एक छोटे से डाकुओं के ग्रुप ने, लेकिन फिर भी आखिर किसकी पैटर्नेज है? वहाँ के जो मकामी बड़े बड़े लोग हैं ट्राई एरिया में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, या और जो स्टेक होल्डर हैं, आखिर उनके ज़हन में क्या कोई ऐसा प्लान नहीं आ सकता? कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हो सकती? हालांकि मैंने बताया कि एक दफा जो गैंग था उसका सफाया किया गया। गुलाम रसूल छोटू अभी भी
ठीक है, ठीक है। हमें मुसलसल ऑडियो का कोई इशू रहा, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। शौकत पराचा साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ थे और अपनी राय का इजहार करते करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी और रहीम यार खान वाक़े के ऊपर भी। और इसी हवाले से अब बात करने के लिए हमारे साथ नूर सोमरो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमने ज़रूरी समझा कि अपडेट है ना ले ली जाए, तो नूर से ज़रा बात कर लेते हैं। जी नूर, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे बताइएगा कि ये जो कल जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, इंतहाई अंदोहनाक और अफसोसनाक, इस पर मजम्मती बयानात तो जारी किए गए हैं। आपके ख्याल में क्या इस वक्त की ज़रूरत है और वहाँ पर जो ऑपरेशन है पुलिस की तरफ से वो शुरू किया गया है दोबारा से? जी, ऑपरेशन तो इस वक्त जारी है। जो सर्च ऑपरेशन है वहाँ पे सिंध पंजाब पुलिस लगी हुई है। हालांकि ये रहीम यार खान का पंजाब का इलाका है। जैसा कि मतलब अभी बात हुई, यहाँ पर कच्चे में जो सानिया हुआ है रात, उसमें आपको पता ही है कि 12 मुलाजमीन जो शहीद हो चुके हैं और 9 के करीब जख्मी हैं। ये वाकया बहुत बड़ा वाकया है। इस टाइम पूरा जिला जो है वो शोक में है। डिस्ट्रिक्ट बार ने भी शोक का ऐलान कर रखा है। प्राइवेट एसोसिएशन जो स्कूल्स हैं उन्होंने भी 3 रोजा शोक का ऐलान कर रखा है। और जो यहाँ पे दर्जनों नहीं सैकड़ों घर हैं जिनसे ये वाबस्ता थे, जो जख्मी हैं या जो शोहदा हैं, उनके घरों पर इस टाइम कोहराम मचा हुआ है, मातम सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये बहुत बड़ा सानिया है। और इस तरह के ये सानियात जो है ना, मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 माह के दौरान 20 से जायद रहीम यार खान पुलिस के जो जवान हैं वो डाकुओं के हाथों शहीद हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर कच्चे में अरबों रुपए खर्च किए गए हैं ऑपरेशन के नाम पर, अरबों रुपए, मगर वहाँ का आउटपुट कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो अदा ये बताएं ना हमें, आप तो मकामी आदमी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, कि इसकी बुनियादी वजह नूर क्या है? क्यों ये नहीं हो पाता है? क्या सियासी सरपरस्ती है? कुछ ऐसी शख्सियात की सरपरस्ती है जिसकी वजह से ये अमल नहीं हो पाता, या इंटर प्रोविंशियल इशूज हैं कि एक सूबे से दूसरी सूबे की सरहद मिलती है, ज्यूरिसडिक्शन के इशूज आ जाती है? बुनियादी तौर पर मसला क्या है जिसकी वजह से जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता इस खराबी को? जी, ये वाकई जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जो कच्चे का इलाका है वो हालांकि है पंजाब का, मगर कच्चा जो है ना वो सिंध से मुंसलिक है और यहाँ पे वडेरों का होल्ड है। ये जो डाकू हैं ये पहले वडेरों के जो मतलब राइट हैंड हुआ करते थे और उन्होंने उनको सपोर्ट दी हर मामले में। कभी भी उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हो, कोई बात हो, इस तरह आपने पिछले दिनों वजीर आला सिंध का बयान भी सुना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कच्चे में असला कहाँ से जा रहा है। तो भाई, जब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए बंदे को समझ नहीं आ रही कि कच्चे में असला कहाँ से जा रहा है, तो फिर यहाँ पर आप किस तरह ऑपरेशन करेंगे? दूसरी बात यह है कि ये जो कच्चा माचके का इलाका है, ये एक खरोड़ बस्ती है और बस्ती सरदारपुर है। ये बेसिकली नवाब साहब के, नवाब जो बहावलपुर के थे, उनकी शिकारगाह थी। अच्छा, ये सूरत हाल ये है कि दरमियान में दरिया है और दरिया के परली तरफ जो है ना वो कच्चा माचका है और कच्चा सरदारपुर है जो रहीम यार खान पुलिस के मतलब अंडर आता है। अच्छा, मगर वहाँ से जब वहाँ पे जाने के लिए पुलिस को सिंध के इलाके से गुजर के जाना पड़ता है। बेसिकली ये रेवेन्यू का मसला है। हालांकि ये दरिया के उस पार है तो ये जमीन जो अराजी है ये सिंध पुलिस को दे देनी चाहिए, या सिंध पुलिस वहाँ पे हो, या मतलब वहाँ पे जो बेस कैंप ने, ये मतलब रहीम यार खान पुलिस के लिए कच्चा जो है सिंध का कच्चा, रहीम यार खान का कच्चा जो है ना वो रहीम यार खान के ना पॉलिटिकल ना आवाम को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, समझ आ गई नूर, बहुत शुक्रिया, बड़ा तफसीलन आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आने वाले बुलेटिन के अंदर भी एंड ऑनवर्ड्स आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे हम। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नूर सोमरो हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और ये वही बात है, इंटर प्रोविंशियल मसाइल है ज्यूरिसडिक्शन के, और पुलिस यही कह के हमारा इलाका नहीं है, ऑपरेशन नहीं करती। पंजाब की पुलिस जब कोशिश करती है तो वो सिंध की ज्यूरिसडिक्शन में चले जाते हैं, और सिंध की जब जारी बातें कोशिश करती है तो पंजाब में आ जाते हैं, और सेफ हाइट्स वहाँ पे उनके बने हुए, और उसके बाद ही। लेकिन मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी दोनों प्रोविंसेस की पुलिस, जो कि बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, उसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अगर बनाए उसको, अगर साथ पैरामिलिट्री सपोर्ट भी हासिल हो, जो कि जारी बात है हमारे जो फैसला करने वाली कुव्वत है उनको पता है कि ये कैसे करना है, तो इट्स डूएबल। रियासत के लिए क्या मुश्किल है इनको पकड़ना? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके साथ ही एक्सप्रेसो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपके लिए आगे बहुत कुछ है।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अभी तक हम अरशद नदीम की जीत के लुत्फ के अंदर झूम रहे हैं ना, अभी उसकी वो मस्ती चल रही है हमारे अंदर पाकिस्तान में। भाई गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में मजाक थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे दीगर प्लेयर्स के अंदर भी ना एक क्या कहना चाहिए, गर्मजोशी आ गई है। हमें इस बात की खुशी है कि जितने भी एथलीट्स जो अब खबरों में आ रहे हैं ना कि जी फलां जगह जा रहे हैं, ये सब हमारे शो में आ चुके हैं। वी हैव दिस रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट किया है अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इनका टैलेंट आप तक पहुंचाया है। अब भी हमारे पास एक ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिन्हें हमने सेलिब्रेट किया था एक्सप्रेसो के अंदर, आपको याद ही होगा। पैरा ओलंपिक्स के अंदर एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिलने का कभी इम्कान है, बिकॉज इनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। ये जो पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक्स होने हैं, गेम्स होनी है, इन खेलों के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ये करने जा रहे हैं। 28 अगस्त से शुरू होने वाली इस पैरा ओलंपिक्स गेम में इन्होंने 8 सितंबर तक जारी रहना है और दुनिया भर के मुख्तलिफ एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के वाहिद हैदर अली हैं जो कि इसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है और कौमी हीरो हैं। लगातार 5वीं बार ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल करेंगे। उन्होंने पहली बार 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, आपको याद ही होगा, लॉन्ग जंप में एक सिल्वर मेडल जीता था। फिर 2016 में इसी तरह कांसी का तमगा लेकर आए। इसी तरह फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में 55.26 मीटर जो डिस्क फेंकना था दूर, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और अब आइंदा होने वाली जो ओलंपिक्स है उसमें भी पुरज़्म है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एंड ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हैदर, एक्सप्रेसो के मेहमान ना बने, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे बताएं कि फीलिंग्स क्या हैं, आप अकेले इतने बड़े इवेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे लिए ये बायस बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5वीं दफा अपने प्यारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए पेरिस पैरा ओलंपिक्स के लिए जा रहा हूँ। ठीक है हैदर भाई, तैयारी कैसी है? तैयारी गोल्ड की है? जी इंशाल्लाह मेहनत तो काफी की है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम करेगा। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर फतह देगा। वो बाजी में इतना अच्छा आप खेलते रहे ना, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड, इतने बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आपने दे दी हैं, तो वो फिर उम्मीद आपको पता है ना हमारी बढ़ती चली जाती है। गोल्ड कोई स्टैंडर्ड नहीं, आप जैसे प्लेयर के लिए आप जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लिए इतना भी काफी है। लेकिन अगर जीतेंगे तो फिर तो लुत्फ दुबाला हो जाएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग की है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला पेरिस में भी पाकिस्तान का झंडा जरूर इंशाल्लाह बुलंद करेंगे, दूसरी बार इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा हैदर, पहले माजी में भी आपने बड़े एजाज़ात जो हैं वो जीते हैं, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, लेकिन सपोर्ट और पज़िराई आपको उस हद तक नहीं मिल सकी जो आप डिज़र्व करते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? उससे कहीं ना कहीं आपका मोराल तो नहीं डाउन होता कि कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है? जी बिल्कुल, फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता है कि देखें कि मतलब है कि इतने बड़े मेगा इवेंट में जब आप मेडल जीतते हैं तो अपने मुल्क आते हैं, तो आप मुल्क के मतलब जो उस तरह की आपको पजीराई नहीं मिलती, उससे फर्क तो बहुत पड़ता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो एथलीट हैं, हमारा तो काम है मेहनत करना। मेहनत करके अगर आपको मौका मिलता है तो अपने मुल्क के लिए जान भी लड़ा दें तो वो भी काम है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बस उन चीजों को कभी इतना फील नहीं किया और मेहनत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हो सके अपनी बेस्ट एफर्ट करता हूँ। नहीं, अगरचे कि वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो सब चीजें आर्जी हैं जो आप कर रहे हैं। आप तारीख में नाम लिखवा बैठे हैं अपना, और तारीख आपको याद रखेगी, आपकी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। मुझे थोड़ा सा अपनी रूटीन, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बताइए, आजकल क्या रूटीन चल रही है, क्या ट्रेनिंग सेशंस कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है? पहले तो तकरीबन काफी देर से जो आउट सीजन था वो घर पे गुजरांवाला ट्रेनिंग कर रहा था, अपने भी हाथ पे उधर पिट शीट बनाई हुई थी स्पोर्ट्स की, मतलब जिधर ट्रेनिंग करता था। तो अभी तकरीबन कुछ दिन हुए हैं, फिर पीएसपी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इधर कैंप लगाया है और वही हमारे सारा हमारा स्पॉन्सर कर रहा है। तो उधर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अच्छी माशाल्लाह ट्रेनिंग जा रही है, क्योंकि गुजरांवाले का और इधर का थोड़ा वेदर भी अच्छा है, तो ट्रेनिंग तो अच्छी माशाल्लाह जा रही है। ये वेदर सूटेबल होता है आपकी गेम के लिए? थोड़ी गर्मी नहीं होती है, हब्स वगैरह तंग नहीं करती? नहीं, मतलब थ्रोवर के लिए, जंपर के लिए थोड़ी सी गर्मी हो तभी अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा ठंड और ज्यादा मतलब मौसम कूल हो जाए ना तो फिर आपके जो बॉडी है जिसमें थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो हैदर, ये जो अभी हम कुछ आपके ना विजुअल्स भी चला रहे हैं स्क्रीन पर जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डिस्क फेंकने का बाजार तो बड़ा आसान लग रहा है कि फेंक दी और ये बड़ी भारी होती है ना। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये इसका वेट क्या होता है और इसकी टेक्निक क्या होती है? देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस बड़े आराम से फेंक दी आपने।
नहीं, ये काफी इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, जिम सेशन करने पड़ते हैं, समझ लो 200-250 kg की स्क्वाटें करनी पड़ती है, बेंच प्रेस करने पड़ते हैं, फिर जाके बंदा इस डिस्कस थ्रो को बंदा इतनी दूर फेंक देता है। बिल्कुल। वरना मतलब आप जिम ट्रेनिंग ना करेंगे, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये तो जाएगी नहीं ना इतनी दूर। हैदर भाई, इस वक्त ओलंपिक्स रिकॉर्ड क्या है और आपका पर्सनल रिकॉर्ड क्या है, क्या टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा सा नंबर्स में अगर हमें बताएं। जी, जो अभी पैरालंपिक्स में जो हमारा रिकॉर्ड है वो है 59.63 मीटर। अच्छा। तो जो मेरा टोक्यो में जिसमें मैं गोल्ड हुआ था वो 55.26 मीटर था, अभी तकरीबन 4 मीटर का डिफरेंस है। ओके ओके। तो अभी आजकल कितनी थ्रो कर रहे हैं आप? अभी रिसेंट कितनी की आपने? अभी तो मतलब ट्रेनिंग में हूँ, मतलब 50 से 55 के राउंड अबाउट हो रही है। तो इंशाल्लाह अभी 10 दिन है कंपटीशन में। ठीक है। तो उम्मीद है अल्लाह ताला खैर करे कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट अभी निकलेगी और मजीद आपको कंपटीशन चल जाएगा। और कंपटीशन की अपनी वाइब भी होती है ना, जब आप कंपटीशन में होते हैं तो जारी बात है उसका एक अपना एक असर भी होता है उस परफॉर्मेंस का। मुकाबला किससे है जहन में? वैसे तो ऑब्वियसली यू आर कंपीटिंग फॉर द गोल्ड, लेकिन कौन से ऐसे बाकी थ्रोअर्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि अच्छे हैं और कंपटीशन गेम अच्छी डल सकती है उनके साथ? जैसा कि अभी ना ये है कि पहले वाली सूरत हाल नहीं रही, जो पहले कंपटीशन थे ना वो कुछ और तरह थे, लेकिन अभी यूं आपको पता है कि जमाना बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, दिन ब दिन तकनीक चीजें नहीं आती जा रही हैं। तो अभी जो मेरे कंपटीटर हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब बहुत अच्छे हैं। वो कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया है, उज्बेकिस्तान है, चाइना है, अच्छा, उसके बाद फ्रांस का लड़का है, उसके बाद वेनेजुएला का है, ब्राजील का है। तकरीबन 7 लड़के अभी हम ऐसे हैं कि जो मतलब एक ही कैटेगरी में है, मतलब के 55 के राउंड अबाउट है। तो कंपटीशन तो बहुत टफ है, बाकी अल्लाह मालिक है। मतलब इसमें फिलहाल इंडिया कहीं नहीं है, इसमें हम ही हैं इंशाल्लाह। नहीं, इंडिया है, हाँ इंडिया है इसमें, लेकिन वो हाँ उसका ना जो वर्ल्ड रैंकिंग में थोड़ा नीचे है वो। अच्छा, ठीक है। नहीं, हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि इस हैदर, ये जो अभी आपने पेरिस ओलंपिक्स का जिक्र किया है, जो टोक्यो ओलंपिक्स बेसिकली आप बात कर रहे थे, उसके बाद कोई आपने इंटरनेशनल इवेंट जो है वो किया है और उसमें कोई नुमाइंदगी की हो आपने पाकिस्तान की, या फिर अब उसके बाद से डायरेक्ट आप पैरा ओलंपिक्स में जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बाद? नहीं, उसके बाद 2023 में मैं एशियन पैरा गेम्स में जो हंगजू में हुई है उसमें मैं गोल्ड मेडल हुआ था। वो पाकिस्तान में मैं अकेला लड़का था जिसने गोल्ड मेडल लिया। वो लास्ट ईयर मैं एक कंपटीशन खेला, उसके बाद अभी ये 6 माह बाद दूसरा कंपटीशन मिला है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। एक तो मैं हैदर के होते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि ही डिजर्व्स ऑल दैट प्रेजेस जिनकी हम बात करते हैं अरशद के लिए, क्योंकि ये अपनी गेम के अंदर अपनी गेम के अंदर किंग हैं और एशिया में अगर गोल्ड लेके आ चुके हैं तो चाइना इंडिया वाले को तो हम इंशाल्लाह बड़ी आजिजी से माइनस वैसे ही कर देते हैं ना, आजिज रहते हुए हम कोई बड़ा दावा नहीं करते। तो बाकी इंशाल्लाह वर्ल्ड के अंदर तो आप परफॉर्म करेंगे। अब थोड़ा आपने स्पोर्ट्स बोर्ड का जिक्र किया ही है तो हम ये जिक्र खैर रखेंगे, हम स्पोर्ट्स बोर्ड को ख्याल रखेंगे उनकी बात करते हुए। ख्याल रख रहे हैं आपका? अच्छे इंतजाम आते हैं, ठीक है जो कैंप लगा हुआ है? अभी फिलहाल तो माशाल्लाह अभी बिल्कुल बहुत अच्छा उनका मतलब आर्थिक फैसिलिटीज दे रहे हैं, सारी जो भी मतलब चीजें हैं रिक्वायर है वो सब कुछ दे रहे हैं पीआरसी। ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा दस्ता जा रहा है पैरालंपिक्स के अंदर, आप अकेले ही हैं, आपके साथ कुछ ऑफिशियल्स भी हैं, क्या अपडेट्स हैं और कब जा रहे हैं आप ये भी बताइए। जी बिल्कुल, असल में इसका क्राइटेरिया अभी बहुत मतलब मुश्किल हो गया। पहले तो आपको एशिया का गोल्ड होना पड़ता है, फिर आपको पैरालंपिक्स में क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर जाके आपकी सिलेक्शन होती है। ठीक है। तो इस बिहाफ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अकेले ने क्वालिफाई किया और मैं हूं और साथ मेरे कोच हैं अकबर अली मुगल साहब हैं जिनका इस्लामाबाद से तल्लुक है, हमारे सीडीएम है अहमद शामी साहब, हम 3 बंदे जा रहे हैं। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, आप हमारे चैंपियन हैं, भाई हैं हमारे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में। तो आपने अपना बेस्ट करना है, हमें आप पे पूरा यकीन है कि आप अपना पूरा जोर लगाएंगे। अल्लाह करे कि आप जीत के आए, आपकी बड़ी मेहनत भी है और हमारी आपका जो स्टाफ है, आपके कोचेज हैं, उनके साथ भी बेस्ट। हैदर बहुत शुक्रिया, नेक तमन्नाओं के साथ इंशाल्लाह आपको रुखसत करते हैं और फिर गोल्ड आपके गले में पहने हुए अल्लाह ने जिंदगी रखी तो हाँ फिर बात करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ख्याल रखिए हैदर अली अपना। हमारे साथ पैरालंपिक्स चैंपियन हैदर अली मौजूद हैं जो कि एशियन चैंपियन भी हैं, इससे पहले गोल्ड लेके आ चुके हैं, एक और गोल्ड के लिए एफर्ट करने जा रहे हैं। आप सब दुआ करें कि एक और चैंपियन हमारे सामने आए और दुनिया में यूं हम अपना एक मस्बत इमेज बनाते चले जाएं कि पाकिस्तान एक बेहतरीन कौम है जो कि स्पोर्ट्स के अंदर भी उतनी ही वाइब्रेंट है जितनी बाकी चीज़ों के अंदर है। बिल्कुल ऐसा है। एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक का, कुछ देर में वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं हमारे शो कारवां सराय की। हर जुम्मे को हम आपको बताते हैं कि इस दफ़ा इतवार की शाम जो शो आना है उसमें क्या होना है। पहाड़ों की ही बात हो रही है और इस दफ़ा तारड़ साहब और वकार मलिक साहब की डिस्कशन चल रही है पहाड़ों के हवाले से। क्या है, ज़रा कुछ झलकियां देखिए। करेंगे, लेकिन उसके साथ ही ये कोहपैमाओं के अलावा जो एडवेंचर करते हैं लोग, जो आवारागर्द फिरते हैं, रब की दुनिया देखते हैं, उनमें कुछ पोशीदा लोग भी होते हैं। वो पोशीदा लोग अपने आप को जाहिर नहीं करते, वो पस मंज़र में रहते हैं, कभी कैमरे के पीछे रहते हैं या अपनी ज़ात में छुपे रहते हैं, उनका चर्चा नहीं होता। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे ही पोशीदा शख्स हैं, वकार मलिक साहब। वकार मलिक साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। और वकार साहब के बारे में मैं इतना अर्ज़ कर दूँ कि घूमे हुए हैं, यानी ज़हनी तौर पे फतूर शुदा है। तमाम आवारागर्द होते हैं, राइटर होते हैं, अदरवाइज़ फतूर के बगैर आप क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं आ सकती, आप बड़ी सोच नहीं रख सकते। अगर आपने नॉर्मल सोचना है तो फिर आपने नॉर्मल ज़िंदगी बसर करनी है। ये जो ज़िंदगी होती है, जो जिन लोगों के ज़हन में फतूर होता है, वो ही इख्तियार करते हैं। चुनांचे घूमे हुए हैं और इन्होंने अपनी शरीक हयात का जो इंतखाब किया है उसमें भी एक घूमी हुई खातून को ही इंतखाब किया है। अब ये दोनों मिलकर घूमते रहते हैं। जनरली लोग कहते हैं ना कि माउंटेन्स आर कॉलिंग। मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं था कि माउंटेन्स आर कॉलिंग। मैटर की फॉर्म में ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, 94 बिलियन लाइट ईयर्स पे बहुत बड़ी मैटर बहुत है। इंसान जो है ना वो बहुत ही रेयर चीज़। मुझे इंटरेस्ट ये था कि एक आइसोलेटेड किस्म का या तनहा जो होता है, जो कि बाहर का मुहावरा अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा या उस बाहर के मुहावरे ने अभी पोल्यूट नहीं किया, तो वो इंसान कैसे सोचता है। तो इमेजिन करें ना कि एक फ़र्द है जिस पर आपने काम भी किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज की हुई हैं, वो आपके ज़हन में उसका बहुत बड़ा बुत है और वो एक ह्यूमन में उस फॉर्म में आप जा रहे हैं और एक सामने देखते हैं। मैंने सारा कुछ झटका, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। लेकिन आपको पता है वो चेहरा बड़ा मुनफरिद सा है और वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है। मैं कभी नहीं मिला। अच्छा, लेकिन वो मतलब आंखें जिस तरह हम तस्वीरें देखते हैं वो बड़ा मुनफरिद सा। झिझकते ना, अकेला बंदा है वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो इतना बड़ा हीरो है, अकेला कैसे हो सकता है इस तरह का। मैंने झिझकते कह दिया कि आर यू मैसनर, तो उन्होंने बड़ा यस, तो मेरी तो मतलब जमीन निकल गई ना पाँव से। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है इस बार कारवां सराय का, तो देखना मत भूलिएगा। इतवार के शब 8:05 दो घूमे हुए लोगों के साथ। हाँ, 2 घूमे हुए लोगों के साथ। इसके साथ एक्सप्रेसो पे वक्त एक ब्रेक का, कुछ देर में वापस आएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान आपको दिखाते हैं। उफैरा फैज आज बता रही हैं वजीर खान मस्जिद के अक़ब में एक क्या वाक़या है, मौलाना गामों का मकबरा वाक़या, और ये कौन थे, इस मकबरे की क्या हकीकत है, हिस्ट्री क्या है इसकी, देखते हैं आज की मेरा पाकिस्तान में। जब ये घर हटे और फिर एक्सकवेशन स्टार्ट हुई तो हमें ये थड़ा जो है दरियाफ्त हुआ। इसकी बड़ी बुरी हालत थी। अच्छा। और इसमें जो आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो शुरू का जो पैच है, ये जितना इस पे काम हुआ स्टक्को का, तो ये ओरिजिनल है। फिर उसके बाद हमने कोशिश की कि हम इसको दोबारा से उसी पैटर्न के ऊपर जो है कंटिन्यू करें। ठीक है। हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें तो हमें पता चलता था कि ये वाला जितना एरिया था ये एक बागीचा हुआ करता था, जो कि वजीर खान ने अपने इस मस्जिद से मुल्हिक एक बागीचा बनाया। अच्छा, इसका कोई डॉक्यूमेंट या कोई पिक्चर है आप लोगों के पास? नहीं, लेकिन हमने सुना ही है कि क्योंकि जो इनके जो लवाहिकीन है वो कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम में वो एक वजीर खान की पिक्चर है जो वो इस बागीचे में बैठे हुए हैं। अंदर की तरफ गए और उधर जब हमने एक्सप्लोर किया तो वहाँ हमें कुछ कबूर मिली जो बिल्कुल एक तो असल हालत में थी, और 2-3 के हमें निशान मिले, लेकिन उनका कोई वो इतना एविडेंस नहीं था कि वो नीचे से उसकी बेस कोई हमें मिलती। ठीक है। अंदर हमने जब ओरिजिनल फ्लोर लेवल तक हम आए तो हमें फिर इसके बारे में पता चला कि ये जो है पहले इमाम थे, क्योंकि उनकी कब्र जो ओरिजिनल कब्र हमने फिर जो फाइंड आउट की उसके ऊपर उनकी तारीख़ वफ़ात लिखी हुई थी, जो कि 1101 हिजरी बनती है और 1679 या 80 के अराउंड। अच्छा, ये तो मुगल टाइम पीरियड बनता है। हाँ, तो फिर ये मुगल टाइम पीरियड बनता है। ओके, यानी कि मकबरा मुगल दौर में तामीर मुगल दौर में ही तामीर हुआ, और जाहिर है उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी होगी कि इस मस्जिद के जो पहले इमाम है, जब उनकी डेथ हुई तो
को रिस्पेक्टफुली जो है फिर इस बागीचे में दफन किया गया। तो मैम अगर हम इमाम गामू के बारे में थोड़ी सी बात करें तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो किस खानदान से था? मिर्ज़ा जो एक फैमिली थी, ठीक है, जिनके अभी भी इंसेस्टर्स जो हैं वो हैं और वो वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। इनके बारे में इतनी ज़्यादा हिस्ट्री मौजूद नहीं है उस तरह से, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है तो मुझे ये जानने में मिला है कि ये शायरी के भी शौकीन थे। क्या ऐसा हकीकत में है? अब ये नहीं कह सकते, जो 1828 में जिनका बताया जाता है इमाम गामू, जो हमें ज़्यादातर ये तारीख से भी हमें पता चला और किताबों से भी कि ये बहुत अच्छे पंजाबी के पोइट थे। अगर हम फ्रेस्को वर्क देखें तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, कलरफुल भी है, जैसे मुग़ल आर्किटेक्ट में हमें नज़र आता है काम। लेकिन अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो मुझे बताएं कि इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ, इनिशियल फेज़ में भी और कंजर्वेशन के फेज़ में भी? अच्छा, मटेरियल जो है जितने मुग़ल दौर के ज़्यादातर और पुरानी हमें इमारतें मिलती हैं वो ज़्यादातर चूने में जो है उसकी चुनाई भी हुआ करती थी, इसका मॉर्टर। फिर दूसरा ये जो बाहर जितना आपको काम नज़र आ रहा है इसको ख़तकशी कहते हैं बेसिकली। फ्रेस्को का जो ऊपर ये काशीकारी आई थिंक जो है वो ऊपर जो है फूल बूटे जो बने हुए होते हैं, और ये जो ख़तकशी जो है ये बारीक बारीक जो लाइंस है इसको ख़तकशी कहलाते हैं। कब्र का जो निशान मिला उससे फिर जब हमने ऊपर वाला इसके तावीज़ को हटाया तो नीचे जो है ये बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद थी, और इसके ऊपर जो फ्रेस्को का काम था उसको देख के तो फिर हम 100% श्योर हो गए कि सिख ऐसा काम नहीं कर सकता, ये मुग़ल दौर का ही काम है। ठीक हो गया। तो वो फिर उसके ऊपर दूसरा ये कि इनकी जो डेट ऑफ डेथ है 1101 हिजरी, वो भी कंधा थी, वो आपको 2-3 जगह पे नज़र आएगी। तो उससे फिर हम कंफर्म हुए कि ये पहले इमाम है मस्जिद के, क्योंकि मस्जिद के 40 साल के बाद अगर ये इनकी डेथ हुई है तो वो पहले इमाम ही होंगे जिनको इतना रिस्पेक्टफुली यहाँ पे दफन किया गया। ठीक है, अभी जो है हम अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको विजिट कराते हैं और कुछ मज़ीद सवालात हैं जो मैम से पूछेंगे। इस डेट की आप जिक्र कर रही थी 1111। ये हमें देखने में तो लगता है कि जैसे ये कोई कबूतर बना हुआ है या इस तरह बत्तख टाइप, लेकिन ये पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। और ये जो हमें पत्ते से नज़र आ रहे हैं इसमें अल्लाह तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो कवर किया हुआ वो मोहम्मद लिखा हुआ है दोनों जगह पे। अगर हम इसके डोम की बात करें और ये जो फ्रेस्को का वर्क नज़र आ रहा है, मुझे ये बताएं कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो गुलाब की पत्तियां हैं या पत्ते हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? ये फ्लोरल जो है ज़्यादातर मुग़ल पीरियड में जो मतलब ज़ाहिर है फूलों के तो बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे, तो आपको ज़्यादातर जो फूल जो हैं उसी दौर के आपको नज़र आएंगे। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को रिस्टोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं गुम ना हो जाए। तो आप लोग तो क्योंकि ये काम करते रहते हैं तो इस तरह की कोई मुश्किल पेश आती है काम? हाँ, ज़ाहिर है बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे अगर आप फ्रेस्को की ही मिसाल अगर ले लें तो कई जगहों पे बिल्कुल ही मतलब प्लेन होती है, ठीक है, या उसका प्लास्टर उतर चुका होता है या कोई नहीं होता। और इनकी मुग़ल की ज़्यादातर ये भी है कि हर पैनल में कोई डिफरेंट डिज़ाइन होता है, तो हम नहीं कह सकते कि ये रिपीट हुआ होगा। हाँ, जहाँ पे बाज़ चीज़ें हैं जहाँ पे रेपिटेशन चल रही होती है फिर वो पूरा एनालिसिस होता है कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे रिवाइज हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें हमें जब तक हम उनको एविडेंस हमें पूरा ना मिले हम उसको उस तरह नहीं करते, अपने से नहीं करते। इन फ्यूचर वज़ीर खान मस्जिद से डायरेक्ट रसाई मुमकिन होगी? अच्छा, ये तो एक कंपोनेंट है। अगर जो आप देख रहे हैं कि मकबरा है ये एज अ कंपोनेंट हमने लिया है, लेकिन हमारी पूरी जो एक मास्टर प्लानिंग जो है इस हवाले से नेबरहुड के हवाले से वो हमने की हुई है। सारा जो मस्जिद का हमने जो प्लान किया हुआ है वो डेवलप करेंगे कि जो अंदर जो वज़ू करके यहाँ से जा रहे हैं लोग उनकी कैसे एक्सेस हो मस्जिद तक, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी हमारे माइंड में है, प्लान का हिस्सा है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने फील्ड में थी, आप अपना काम कर रही थी, लेकिन आपने टाइम निकाला, आप आई और आपने हमें गाइड किया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया। इमाम की निशानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात हम खिलाड़ियों से भी करवाते रहते हैं, और वो खिलाड़ी जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करते हैं, एथलीट्स या कोई भी हो। लेकिन आज बड़ी डिफरेंट सी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। मिनिएचर आर्टिस्ट हैं सैयद ए इरफान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो मिनिएचर आर्ट में दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। और उन्होंने मुगल आर्ट और मुगलिया कल्चर को ऐसी खूबसूरती से कैनवस की मदद से अपने फन पारों में ढाला है कि देखने वाले वरता हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। और इसके अलावा ये फ़लस्तीन और शाम के मजलूम मुसलमानों की दर्द भरी दास्तान की तस्वीर कशी करके आर्ट के जरिए अपना एहतजाज भी दुनिया भर के सामने रख चुके हैं। मिनिएचर्स आर्टिस्ट सैयद ए इरफान के फनपारों की आज जो है वो आर्ट सोच गैलरी लाहौर में नुमाइश भी होनी है, आप देखने जरूर जाइएगा। इस वक्त सैयद ए इरफान हमारे साथ ही मौजूद। बस ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज चूंकि नुमाइश भी है, एग्जिबिट भी करें अपने काम को, और आज फिर हमारे साथ भी हैं। सो हम इनसे पूछते हैं कि लोग किस वक्त जा सकते हैं, कहाँ पे, किस हॉल में इनसे मुलाकात हो सकती है और इनका आर्ट देख और सराह सकते हैं। इरफान साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्लैड टू हैव यू। कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक चल रहा है? आर्ट कैसा चल रहा है? काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आर्टिस्ट की जो लाइफ है वो आदि जो है उसकी आर्ट के साथ खुशी वाली गुजरती है। आई बिलीव बड़ा एक बहुत बड़ा दिन होता है जब आप अपने काम को एग्जिबिट कर रहे हो। एग्जैक्टली। पहले भी एग्जीबिशंस कर चुके हैं या ये अब तक के तकरीबन 80-85 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। अच्छा, वाह। पाकिस्तान में और दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में। और दुनिया में कहाँ कहाँ? सऊदीया में हो चुकी है, दुबई में, यूके में, अमेरिका में, इजिप्ट में, टर्की में, और ईरान में, मोरक्को में, अल्जीरिया में। कि आपको बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम के लिए। माशाल्लाह, वी हैव अ ग्लोबल आर्टिस्ट इरफान साहब राइट नाउ। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू वंस अगेन। थोड़ा सा हमें अपने आर्ट के हवाले से बताइए, खास तौर पे वो लोग जो इतना नहीं समझते, व्हाट इज मिनिएचर आर्ट? बेसिकली देखिए, मिनिएचर आर्ट जो है स्टार्ट जो हुआ है वो ईरान से हुआ, और फिर जो मुगल सल्तनत के सेकंड बादशाह थे हुमायूं, वो इसको हिंदुस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने स्पेशली वहाँ से 2 आर्टिस्टों को इनवाइट किया था हिंदुस्तान में। ठीक है। उस वक्त तो पूरा सब कॉन्टिनेंट एक हिंदुस्तानी कहलाता था। तो हिंदुस्तान में उन्होंने 2 आर्टिस्टों को इनवाइट किया, और फिर वो उन्होंने अपने शागिर्दों को स्टार्ट किया फिर यहाँ पर। ठीक है। तो हुमायूं के दौर से फिर यहाँ से मिनिएचर स्टार्ट हुआ। उनका ये था कि उनको पेंटिंग से इतनी ईजिली, क्योंकि बादशाह जो था उस वक्त भी थोड़ा से वो एक कंफर्ट जोन में हुआ करते थे, तो उनको चाहिए होता था कि पेंटिंग इतनी हो कि बस उनके हाथों में आराम से आ जाए और इजीली हैंडल कर लें वो उसको। अच्छा। तो वो मिनिएचर को इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा। और यही वजह है कि आपका भी जो आर्ट वर्क, वैसे तो आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे किया है, ज्यादा हमें मुगलिया आर्ट एग्जैक्टली या मुगल्स को आप बनाते हैं ज्यादा। जी। अच्छा, अब मुझे यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मुगल मिनिएचर में ऐसी क्या ख़ास बात है जो जिसने आपको अट्रैक्ट किया, और आपने क्या आप शुरू से ही मुगल मिनिएचर ही जो है वो कर रहे हैं, इसी तरह के फन पारे बना रहे हैं? देखिए, मिनिएचर के जो असल पहचान है वो मुगल से ही है। आजकल जो है मिनिएचर को एक न्यू फॉर्म में कर दिया, एक मॉडर्नाइज कर दिया गया कि उसको कंटेम्प्रेरी स्टाइल में कर दिया, लेकिन जो असल उसकी पहचान है वो यही है, मुगल स्टाइल। तो जो क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्ट जो हुआ है उसी को, तो वो मेरी कोशिश ये थी कि उसी को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आज जो हमारे यहाँ उसकी असल पहचान खोती जा रही है, तो वो उसको लाइव रखूँ आज भी। ठीक है। इससे पहले कि हम गुफ्तगू बढ़ाएं, थोड़ा सा आप कोई एक अपना आर्ट पीस उठाएं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे देखने वालों के लिए, ताकि हमें ज्यादा मजा आए बात करने में आपसे। ये क्या बनाया आपने? ये बेसिकली मैंने जो है मुगल सल्तनत के जो 5th मुगल एम्पायर थे, शाहजहां। ओके। तो ये उनका मैंने एक फिगर बनाया है। ठीक है। हॉर्स पे। ओके ओके। सो आपके एक पीछे हम देख रहे हैं एलिफेंट के ऊपर कोई राजा हैं। ये किनकी तस्वीर है? ये जो फोर्थ मुगल एम्पायर थे, जहांगीर। अच्छा। ये उनका मैंने किया है। सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्रिएट? बेसिकली देखें, मिनिएचर जो है वो बहुत टाइम टेकिंग है। इसमें आपको स्मॉल डिटेलिंग आएगी इसके, वो बहुत ज्यादा, कि क्योंकि आप इसमें एक सिर्फ ज्वेलरी और फेसेस के अलावा इनकी आईज जो है उन पे भी वर्किंग हो रही है। ओके। तो एक दैट्स व्हाई इट लुक्स सो रियल। एग्जैक्टली। मुझे जो अभी तक के टाइम ज्यादा से ज्यादा लगा है, 6-7 मंथ तक के एक पेंटिंग पे लगे हैं। ओके ओके। क्योंकि लास्ट मैंने एग्जीबिशन की थी कराची में, आर्ट सीन गैलरी में। ठीक है। तो उसमें मैंने कुछ अपनी पेंटिंग्स जो रखी थी, उसमें मुगल जो 4th एम्पायर हैं जहांगीर, उनका कोर्ट रूम मैंने पूरा बनाया था। अच्छा। जिसमें 43 पर्सन थे
उसके अलावा पूरा उसका इंटीरियर, पूरा कोर्ट रूम आपने पूरा बनाया? कोर्ट रूम और 43% उनका उसका पूरा इंटीरियर, ठीक। तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ लगे थे उस पेंटिंग को पूरा। ऑब्वियसली बहुत डिटेलिंग चाहिए। और ये जो सीन्स कंसीव करना है या उनको उनका आप क्या कहना चाहिए, एक आइडिया बनाना है, इमेजिनेशन है उसकी, वो आपकी अपनी है, खुद से कंसीव करते हैं या यू पिक इट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स या हाउ? देखिए बेसिकली जो मुगल दौर में बन चुकी हैं पेंटिंग, तो उन्हीं फिगर्स में उन्हीं के ले रहा होता हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है उसको थोड़ा सा अपने फॉर्म में लेके चलूँ, उनके कलर्स हैं, उनके पैटर्न्स हैं, उनका एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा खुद से क्रिएट करूँ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा फिर चेंजेस लेके आता हूँ मैं, ये मेरी ये कोशिश होती है। फिगर्स में उन्हीं के लेता हूँ, उनकी जाहिर सी बात है वो ट्रेडिशन से हम हट नहीं सकते। जाहिर बात अब जाहिर सी बात है एग्जैक्टली, तो मैं उसको मॉडर्नाइज करके नहीं पेश कर सकता, क्योंकि वो फिर वो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मुगल किंग है, बादशाह अकबर है या जहांगीर है, उसको मैं अगर न्यू फॉर्म में लेकर आऊँ तो वो उससे मिनिएचर से हट गया वो, इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेंटिंग का शौक आपको क्या बचपन से ही था, और फिर जब आपने कब ये डिसाइड किया कि आपने एज ए प्रोफेशन इसको लेके चलना है अपने साथ? बेसिकली ये चाइल्डहुड से आर्टिस्ट होता है, बाय बर्थ ही होता है, तो बस ये होता है टाइम बाय टाइम वो पॉलिश हो रहा होता है। तो मुझे याद है मैं स्कूल में था और 96-97 की बात है, यहीं लाहौर का विजिट होता है। मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो मेरी फैमिली के साथ लाहौर का विजिट किया था मैंने, तो मैंने यहाँ पर लाहौर म्यूजियम में मैंने काफ़ी मिनिएचर देखी थी यहाँ पर। अच्छा। कि एवरी शीट जो है उस पर बनी हुई थी। ठीक है। बेसिकली एवरी शीट जो है ये हाथी दांत जो होता है उससे बनाई जाती है ना, तो वो उस दौर की। तो पहली याद है आपने पहला आर्ट पीस जो बनाया था, किस चीज का बनाया था, क्या बनाया था जहन में? पहले मैंने सबसे पहले जो मैंने बनाया था इनका मुगल लेडी का एक पोर्ट्रेट बनाया था। मुगल लेडी जो इनकी थी हमीदा बानो। अच्छा। तो उनका पोर्ट्रेट मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। तो इरफान आप तो वैसे आप जिस सेट पे भी बैठे हुए हैं ये भी थोड़ा शाही किले से इंस्पायर्ड है, तो आप तो जब हर वक्त उस पे काम करते रहते हैं, एवरी टाइम यू लिव इन अ सेम ऑरा, कभी मतलब कोई ऐसी वाइब तो आपकी कनेक्ट हो जाती है कि आप उस दौर में चले जाते हो, व्हेन यू आर पेंटिंग, व्हेन यू आर मेकिंग? बिल्कुल। देखें आप ये जो है, आप जब तक उस एनवायरनमेंट को फील नहीं करोगे वो तब तक कि आपका काम उस तरह का उस लेवल पे नहीं आएगा। तो वो उसके लिए फील बहुत जरूरी है, फीलिंग जरूरी है। अच्छा, अब जरा मौजूदा जो लोग जो आर्ट लवर्स उनकी तरफ आ जाएं, वो कितना इंस्पायर होते हैं, हाउ मच दे लाइक योर वर्क? क्योंकि जाहिर बात है हर किसी की अपनी लाइकिंग होती है, अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो चीज़ें देखना चाहते हैं। सो आप एक सर्टन ऑडियंस, सर्टन व्यूअरशिप है जिसको आप टारगेट करते हैं कि दे लाइक दिस, सो आई वर्क ऑन दैट, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के तौर पर बनाते हैं। बेसिकली जो आपका जॉनरा है, हाउ डू यू डिफाइन इट? बेसिकली देखें, अगर मैं बात करूँ कि एज आर्ट लवर या आर्ट क्लाइंटल जो है हमारे मुल्क के और बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो पाकिस्तान के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में काफ़ी अच्छी क्लाइंटल है मेरी, यूके में और यूएसए में बहुत अच्छी क्लाइंटल है, और रिसेंटली बल्कि भी मेरे दुबई अबू धाबी का एक प्रोजेक्ट चल भी रहा है, अबू धाबी के एक हॉस्पिटल का, उनका जो इस्लामिक हिस्ट्री उनको वर्क चाहिए। अच्छा। तो उस पर वर्किंग चल रही है उनकी। वैसे ये जो मुगल के ऊपर इतना आपने काम किया, तो आपकी लर्निंग्स क्या है मुगल्स को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, बीइंग एन आर्टिस्ट क्या कंसीव किया आपने, क्या? बेसिकली देखें, अच्छा बुरा हर दौर में रहा, जिस तरह एक नॉर्मल इंसान है कि उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, इस तरह मुगल दौर के भी जितने बादशाह गुजरे हैं सबका अपना अपना एक दौर रहा। किसी की बहुत अच्छा दौर गुजरा है, किसी का नॉर्मल रहा है। तो एंड हु इज योर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन सब में से, जितने एम्परर्स थे जिनको आपको बनाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? बेसिकली अकबर जो थे मुगल, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को क्यों? वजह ये है कि देखिए उनकी लाइफ को मैंने जितना स्टडी किया तो वो मुझे डिफरेंट लगा सबसे। अच्छा। कि वजह ये है कि अगर उनकी टीन एज की लाइफ देखें, क्योंकि अकबर जो है उन्होंने तख्त जो संभाला था वो 11 ईयर की एज में उन्होंने तख्त संभाल लिया था। और 7 मुगल बादशाह जो गुजरे उनमें सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड हुकूमत किया है वो अकबर ने की है। ऑलमोस्ट 54 ईयर्स इन्होंने हुकूमत की है, क्योंकि 11 या 12 ईयर्स की एज में इनको तख्त मिल गया था। उनके फादर की जो आपको ज्यादा इंस्पायर करता जो हुमायूं थे उनकी वो डेथ जल्दी हो गई थी, तो उस वजह से। अच्छा, तो इरफान अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि मिनिएचर तो बहुत पहले से जो आर्ट जो है वो चल रहा है, exactly. तो उस वक्त की आर्ट और पेंटिंग्स को अगर कंपेयर किया जाए आजकल के मॉडर्न आर्ट और पेंटिंग से, तो क्या डिफरेंस देखते हैं? बेसिकली देखिए उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी,
ना मटेरियल था, ना इवन पेपर जो था वो भी नहीं अवेलेबल था। मटेरियल जितना आज जो हम कलर हमें अवेलेबल मिल जाते हैं मार्केट में इजीली हम परचेज कर लेते हैं, उस वक्त एक एक कलर को बनाने के लिए, उसका एक एक शेड बनाने के लिए कई दिन मेहनत की जाती थी। ठीक, तो अब टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। क्विकली हमें बता दें कि आज एग्जीबिशन है आपकी, कहाँ पे लोग जाके आपका काम देख सकते हैं, और क्या आपके आर्ट पीसेस बहुत महंगे हैं खरीदने के लिए? If somebody wants to buy it, every can buy। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं चाहता हूँ आप जरा थोड़ा सा ये भी बिल्कुल। आर्ट सोच गैलरी में आज मेरी एग्जीबिशन है। ठीक है। मैं हूँ और मेरे साथ 2 और भी मेरे साथी हैं। सही है। फराह महमूद, अभी रिसेंटली उनको 2024 में ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। अच्छा, ग्रेट। और सेकंड जो है मेरे साथ में रिजवान अली हैं, वो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड यंग टैलेंट मिनिएचर आर्टिस्ट हैं। और थर्ड में ठीक है। और फराह का काम भी मिनिएचर करी, वो भी सोशल इश्यूज पे वो ज्यादा काम करती हैं। और कब से कब तक है ये एग्जीबिशन? ये एग्जीबिशन आज शाम से स्टार्ट होगी और 1 वीक तक चलेगी नेक्स्ट। ठीक है। इरफान, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपका काम देख के। और इनकी मजीद भी 1-2 तस्वीर, एक नीचे भी तस्वीर है, वो भी जरा दिखा दें, चले लगे आते हैं, वो भी देख लें। ये अनारकली, ये मैंने जहांगीर और अनारकली का जो एक लव इन द एयर जी, चेक करें। इजहार मोहब्बत हो रहा है यहाँ पे। और बड़ा मशहूर ये किस्सा है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लव स्टोरीज। और ये एक अनारकली का जो महल में उनके रक्स किया करते का जो एक तो ये उसका एक बैकग्राउंड इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, लुक्स ग्रेट। सो आप जनाब अगर ये आर्ट पीसेस देखना, करीब से देखना, और ऑब्वियसली अपना इनको खरीदना भी चाहते हैं, तो आप ज़रूर आज आइए। इनकी एग्जीबिशन है सोच गैलरी के अंदर। सपोर्ट भी करें इनको। बीगन इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारा बड़ा प्राइड है, दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि हम इनको बुलाएं ना। बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ डिफरेंट कलर, यू माइट हैव एंजॉयड इन एक्सप्रेसो। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, इस वक्त पहला टेस्ट जारी है और दूसरे दिन पाकिस्तानी बल्लेबाज बहुत अच्छा खेले। हमने कल आपको कहा था कुछ आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन जाए, थोड़ी बन गई। 6 विकेट्स पे डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने 448 रन बनाकर, और मोहम्मद रिजवान साहब 3 छक्कों 11 चौकों की मदद से नुमाया बैटर रहे, 171 रन स्कोर किए, और सऊद शकील साहब 141 रन बना पाए। इस तरह पाकिस्तान ने इस इनिंग को डिक्लेयर किया। बांग्लादेश की जानिब से कल की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। शरफुल इस्लाम और हसन महमूद ने 2-2 विकेट्स हासिल की, जबकि जो दूसरे रोज का खेल है इसके अख्ताम पर बांग्लादेश ने 27 रन बनाए थे। और इस वक्त ये मैच जारी, जरा लाइव दिखा देना प्रोड्यूसर साहब, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ताकि हम भी देख लें और हमारे देखने वाले भी। 1 विकेट पे 34 रन है इस वक्त जो हम देख सकते हैं, और पाकिस्तान बॉल कर रहा है। अच्छा है अगर पाकिस्तान विकेट्स ले ले, चूंकि तीसरा दिन है और विकेट्स जल्दी गिर जाएं तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस मैच को फैसला कुन तरफ लेके जा सकता है, फैसला कुन अंदाज में खत्म कर सकता है। ठीक है जी, इसी सारी सूरत हाल पर क्रिकेट की हमने बात करनी है। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग। बताइएगा कैसे देख रहे हैं, तीसरे दिन का खेल जो है वो शुरू हो चुका है? वालेकुम सलाम। इंपॉर्टेंट खेल है पाकिस्तान के लिए। जैसे टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ द लाइन, आपको पता है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप ने जो 3 खिलाड़ी पहले आउट हुए थे उससे बड़ा एक जबरदस्त रिकवर किया था। साइम अयूब की बात करें, आप बात कर लें सऊद शकील की बात करें, फिर मोहम्मद रिजवान की बात करें, बड़ा एक जबरदस्त कमबैक पाकिस्तान ने किया था। थोड़ा सा रिजवान पे आपको पता है कल बहुत से लोगों का डाउट था, शायद आप लोग भी इस चीज को, इमरान भाई भी शायद थोड़ा सा शॉक में थे कि जिस तरीके से रिजवान को अपना वापस बुलाया गया था। मुझे था कि शायद 100 इजाजत होगी स्कोर करने की, लेकिन एक पैगाम आपको पता है वैसे चला जाता है हमेशा ड्रेसिंग रूम से कि 3-4 ओवर हैं, जितना स्पीड अप कर सकते हो कर लो, अगर ना हो सके तो हमने आपको वापस बुलाना होगा। अच्छे टाइम पे डिसीजन नहीं लिया गया। पाकिस्तान के थोड़ा सा विकेट पे बात करना चाहूंगा। ग्रासी विकेट आपको स्टार्ट के ऊपर लग रहा था, लेकिन स्लो एंड स्टडी, क्योंकि 1-2 दिन से धूप लग रही है यहाँ पर, थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन शायद कल से आपको नजर आए, लेकिन ग्रास थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अब ग्रीनिश से ब्राउनिश की तरफ टर्न हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो चीज जो बनाना चाह रहे थे विकेट, ऐसा जो विकेट नहीं बना यहाँ पर इमरान भी, क्योंकि बाउंस भी आप देखें ना थोड़ा सा लो रह रहा है, कोई अनइवन बाउंस की बात कर रहा हूँ। हिट द डेक आपको हार्ड करना पड़ेगा अगर आप बॉल अपराइज चाहते हो तो, लेकिन जैसे जैसे ब्राउन होता जाएगा उतना ये ज्यादा तेज भी होता जाएगा ग्रास। फिर इसलिए मैंने कहा था ना कि एक जेन्युइन स्पिनर की कहीं ना कहीं शायद आपको जरूरत थी। कल जिस तरीके से साकिब अल हसन की बात करूं, मेहदी की बात करूं, उन्होंने कहीं ना कहीं आके, आपको पता है कल मेहदी ने भी सेट बैट्समैन सऊद शकील को आउट किया था, तो स्पिनर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान के पास पेस अटैक तो मौजूद है। मोहम्मद अली के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि उनको इसलिए टीम में लाया गया है क्योंकि वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ अच्छी करवाते हैं, हिट द डेक हार्ड करते हैं। अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान यहाँ पर किस एग्जीक्यूशन प्लान के साथ। लेकिन औसत तो फॉल ऑफ विकेट का मुझे लगता है वही चल रहा है। पाकिस्तान 113 ओवर्स खेला था, 6 विकेटें दी थी पाकिस्तान ने, उसमें भी तकरीबन हमारी अर्ली ऑन विकेटें चली गई थी, फिर हमारे 2 लोग रुक गए। जिसमें बांग्लादेश भी एज पर स्टैट्स 20वां ओवर चल रहा है और 1 विकेट उनकी गई है।
तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की भी ऑलमोस्ट 20 ओवर्स पर विकेट बनता है, अगर 6 विकेट का औसत निकालें तो बांग्लादेश सेम पैटर्न पे खेला। इसका मतलब ये है कि शायद जो हम ड्रीम कर रहे थे कि जल्दी आउट करें और फिर लीड लेके दोबारा से हो सकता है फॉलो ऑन भी करवा लें, तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता, ऐसा लग रहा है फिलहाल। नहीं, देखो मुश्किल होता है। अगर आप इमरान भाई कहें ना कि अगर फॉलो ऑन वाले मामले पे जाना है फिर आपने आउट करना है, तो इसका मतलब आपने हर एक बॉलर को, जो आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स को 2-2 विकेटों का तो कोटा देना पड़ता है कि आपने 2-2 विकेटें निकालनी। आसान नहीं होता क्योंकि आपने रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी होती है। लेकिन अब तक की विकेट की बात करूं पेसर्स की, नसीम शाह स्पेसिफिकली 13 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से स्पेल उन्होंने अभी तक करवाया, मुझे लगा नहीं किसी, यानी 7-8 ओवर करवा चुके हैं, शायद 7 ही रन उन्होंने अभी तक दिए हैं, किसी एंगल से लगा नहीं। वो एक प्रेशर होता है ना कि आप 13 महीने के बाद आ रहे हो, बेशक बांग्लादेश क्यों ना खेल रहा हो, टेस्ट मैच का होता है। जिस तरीके से स्विंग करवा रहे हैं शाहीन पे, मैंने आपको कल भी बातें की थी कि एडेड ऑन प्रेशर होगा शाहीन शाह अफरीदी पे, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो बिल्ड होता हुआ आया पीछे से, जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, तो ये बॉलर का होता है या बैट्समैन का कि मैंने अपने बॉल से जवाब देना, मैं स्ट्राइक फास्ट बॉलर हूँ। लेकिन बांग्लादेश को इसलिए मैं क्रेडिट टेस्ट मैच के अंदर देना चाहता हूँ। पहले दिन की अगर आप बात करें 50-50 पाकिस्तान बांग्लादेश में रहा। कल के मैच की बात करूं, कल के दिन की बात करें तो पाकिस्तान ज्यादा हावी रहा, लेकिन एक यंग साइड है, उन्होंने कैलकुलेट पाकिस्तान के खिलाफ जरूर आपकी 2-3 अच्छी पार्टनरशिप्स लगी हैं, लेकिन स्टार्ट ऑफ द मैच की बात करूं बड़ा एक जबरदस्त आपने कैलकुलेटेड जो सा बॉलिंग करवाई, आपने शॉट ऑफ द लेग ज्यादा। पहले दिन के दिन मुझे याद है 54% आपकी शॉर्ट बॉल्स थी। अगर आप दूसरे दिन चले जाए तो आपका थोड़ा सा 4 मीटर होता है, जहां पर आप ड्राइव या बैकफुट पर थोड़ा सा जज करने में मुश्किल होता है, वहां पर आप अराउंड 37-35% आपने टच किया, तो दैट मींस कि आपने पाकिस्तान बैट्समैन पे वर्किंग की हुई थी। सही है। अच्छा वैसे एक और भी चीज़ काफ़ी क्रिकेट लवर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डबल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल करने देनी चाहिए थी रिजवान को। इट वाज अ वाइज डिसीजन कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दी उसी वक्त, या फिर ये मौका देना चाहिए था? उस वक्त हम शो में बैठे हुए थे, मेरे साथ सना मीर थी, तो हम खुद हैरान थे। हमने कहा ये क्या हुआ है कि शायद मैंने कहा ना, लेकिन एक जब इस लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आप क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को भी आप देखते हो, पैगाम बेसिकली पहुंच जाता है इस चीज का कि जो मैंने स्टार्ट में कहा ना कि 4 ओवर हैं या आपके पास 5 ओवर हैं, इसके अंदर जितना आप स्पीड अप कर सकते हो मामला आप उसको देख लो। दूसरा आपने एक और भी चीज नोट की होगी, कल जिस वक्त रिजवान ने आई गेस स्ट्रेट ड्राइव की थी या पता नहीं शायद उन्होंने सिंगल के लिए अपना रन लिया था, तो उन्होंने कमर जोन सी अपनी पकड़ी थी, तो वो मुझे लगता है क्रैम्प वाला भी मामला था कहीं ना कहीं, शायद वो भी रिजवान की अब कमर पकड़ने पे हमें यकीन भी नहीं आता ना कि एक्टिंग ही ना कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं मैं एक्टर हूं। तो मामला आपको पता है रिजवान को ना कोई इशारा रखना चाहिए कि ये सही वाला है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कि ये सही वाला है कि एक्टिंग वाला है, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सा वाला कर रहा है। आप चाह रहे हैं अफगानिस्तान वाला मामला हो कि आप स्लो डाउन और आप नीचे गिर लेकिन रिजवान वाला थोड़ा सा मैंने कहा ना कि मुझे शायद लग रहा था कि एक तो क्रैम्प वाला मसला था क्योंकि ऑब्वियसली विकेट कीपिंग भी करनी थी, फिर एक पैगाम तो चला जाता है कि 3 ओवर हैं 4 ओवर हैं उसके अंदर आप स्कोर कर सकते हैं तो करें, लेकिन एक कल फाइटिंग। अच्छा लेकिन डबल 100 अपार्ट वो तो चले, एक तो ये कि हमें बहुत अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिल गई। साइम की इनिंग्स बड़ी अच्छी रही, आपने खुद भी उसका तस्करा किया, तो कम से कम वो जो एक गैम्बल हमने किया था, मैं तो गैम्बल ही कहूंगा साइम के ऊपर, उनको टेस्ट के अंदर एक और चांस देना, तो वो कुछ हद तक उनके हक में उन्होंने प्रूव किया है कि वो ठीक है अभी तक उनकी जो चॉइस है। लेकिन दूसरी जानिब अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी वैसे हमने देखा है कि टीमें थोड़ा एग्रेसिव आती हैं, टेस्ट को भी थोड़ा सा फास्ट पेस सतह पे लेके जाती है टीम। जैसे कि मैं तो पिंडी में मुझे इंग्लैंड का टेस्ट भूलता ही नहीं है जिसमें उन्होंने बहुत मार कुटाई की थी पाकिस्तान की, तो हमने एक टिपिकल टेस्ट मैच के तौर पे ही खेला है इस मैच को, तो क्या ये हमारी राइट अप्रोच है या नहीं, हमें भी थोड़ा पेस अप करना चाहिए था? हैविंग प्लेयर लाइक सैम जो कि आके ओपन कर रहा है, तो हम एक तेज पेस की इनिंग्स भी खेल सकते थे, या आप मुतमईन है कि नहीं ऐसे ठीक है जैसे हुआ है? इमरान भाई आप अगर इंग्लैंड की बात करो तो आपको पता उनका एक ही स्टाइल ऑफ प्ले है, वो है बेसबॉल क्रिकेट, जिस तरीके से वो खेलते हैं एग्रेसिव अप्रोच के साथ। आपको पता है इंग्लैंड हमेशा खेलती है, आपको विकेट के ऊपर नजर आई है, वो चेंज उसको नहीं करेंगे, चाहे उसको क्रिटिसाइज करें चाहे उसको पॉजिटिविटी मिले। पाकिस्तान डिफरेंट मॉड ऑफ क्रिकेट खेलता है। मैंने कल भी उस दिन भी मुझे ज्यादा शो पे जब बात हो रही थी मैं ये कर रहा था कि अगर हम पाकिस्तान की मैं अगर बैटिंग की एक टेक्निक देखूं तो आपने स्टार्ट ऑफ दी ओवर आपका ज्यादातर 5-6 रन भी आप टच कर लेते हैं, टेस्ट के अंदर आप शायद 4 के साथ भी आप चलते हैं, लेकिन जब आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आते हैं ना जहां पर थोड़ा सा बॉल स्पिन होता है, पुराना थोड़ा बॉल हो जाता है, वहां पर पाकिस्तान अपनी इनिंग्स को कैसे एक्सेलरेट करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रिजवान ने कल करके दिखाया था। स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में साइम की भी बात करूं तो साइम अयूब थोड़ा सा मुझे शायद लगा कि T20 मैंने खुद बात की थी कि हुरैरा को यहाँ चांस देना चाहिए था, T20 मोड से शिफ्ट करना टेस्ट मैचेस, वो जो 2 उनकी जो सिग्नेचर शॉट्स हैं उस पे वो गए थे, लेकिन बीच में उन्होंने बल्ला रोका तो समझ आ रही थी कि अपने दिमाग से लड़ रहे हैं कि नहीं मैंने यहाँ पर कोई रैश शॉट नहीं खेलनी, मैंने टाइम निकालना है विकेट के ऊपर। ज्यादातर आजकल ओपनर्स का भी टेस्ट मैच के अंदर यही होता है कि जितना ज्यादा मैं मेरा लूट लूं अपना पावर प्ले के अंदर और फर्स्ट सेक्शन के अंदर जितना मैं टाइम निकालूं वही फायदा मेरी टीम को देगा। एक प्लेसमेंट आप दे जाते हो ना कि आपने
100 रन की पार्टनरशिप कर ली, 80-90 रन की पार्टनरशिप आपने टीम को दे दी, वो एक प्लेसमेंट आप दे जाते हो। वो चक्कर अब बहुत कम आपको नजर आता है कि 450-400 500 स्कोर टेस्ट मैच के अंदर टच हो रहा है, बहुत कम अब आपको नजर आता है। स्पीड अप जरूर हुआ टेस्ट मैचेस की। ठीक है, रिजवान की बात, रिजवान का भी ये मामला मुझे कल नजर आया कि पहली बॉल जो उन्होंने खेली है 2-3 बॉल्स वो कंफ्यूज लगे हुए नजर आया कि शायद वो किधर T20 लेके जाना है। ठीक है, थोड़ा सा बांग्लादेश बैटिंग भी कमेंट करते हैं बिल्कुल आखिर में। इस वक्त जो शादमान इस्लाम है इस प्लेइंग ऑन 16 एंड हैज फेस 51 बॉल्स, और जो नजम शंतु हैं जो कि कैप्टन भी हैं वो इस वक्त 2 रन पे नॉट आउट है, 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस वक्त क्या गेम प्लान है बांग्लादेश के माइंड में, या क्या होना चाहिए? देखिए, पहला हाफ तो पहला जो घंटा होता है हमेशा जब नए दिन की बात करें उसके अंदर आप हमेशा हम कहते हैं ना कि आपको टाइम गुजारना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ बॉल जो है न्यू थोड़ा सा मूवमेंट भी करता है। नसीम शाह इस वक्त लगे हुए, अभी 9वां ओवर उनका चल रहा है कि 60 रन उन्होंने अभी दिए हैं, लेकिन सबसे मजे की चीज है रन रेट जो है 1 रन पर ओवर चल रहे हैं। तो जो एग्रेशन और खास करके जो हम कहते हैं ना कि हिट द डेक हार्ड, जब आप टेस्ट करते हो अपने बैक को भी, वो नसीम शाह की नजर आ रही है कि लुक्स इन अ गुड फिटनेस, जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं। लेकिन गेम प्लान मुझे ये नजर आ रहा है बांग्लादेश का, उनकी कोशिश यही है कि जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करें इसके ऊपर विकेट पे। हम अपनी सादी अल्फाज में कहते हैं ना कि बोर होके जो इनको बोर करवाएं, फिर जाके हम जो शॉट्स वगैरह खेलें जहां पर हमें नजर आए कि दूसरा वीक लिंक नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को स्टडी रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। तो फॉलो ऑन की बात की बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत अरसा हो गया एक इनिंग से किसी टीम को डिफीट किए हुए, मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक तो आपको पता है कि यहाँ पर इस वक्त हब्स भी है, उसको भी आपके प्लेयर्स ने फाइट करना है, आसान फास्ट बॉलर के लिए नहीं होता। लेकिन ये चैलेंजिंग पोजीशन जरूर है पाकिस्तान की। अगर 1-2 खिलाड़ी यहाँ पर आउट होने में कामयाब होता है, एक यंग बैटिंग लाइनअप पे इनकी थोड़ा सा मुश्किल जरूर उनकी करेगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच वैस, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जारी है, पिंडी के अंदर पहला मैच हो रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। पाकिस्तान ने 448 इनिंग्स डिक्लेयर की थी, 35 रन बांग्लादेश की टीम ने बनाए, उनका एक खिलाड़ी आउट है और मैच जारी है। अगर पिंडी इस्लामाबाद में तो खुद जाके भी देख सकते हैं, और अगर यहाँ पे हैं तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, या फिर स्पोर्ट्स चैनल्स पे तो मैच आ ही रहा है। सो देखते हैं कैसी क्रिकेट होती है। फिल वक्त अच्छी हो रही है, पाकिस्तान के हक में है फिलहाल। जी हाँ, इसके साथ ही एक्सप्रेसो में हम ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे। बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान, अनफॉर्चुनेटली जो एक चीज़ का मैं जिक्र करने लगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी रेप केसेस में बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, तशवीशनाक हद तक, और उसने तो हिला के रख दिया। जो कलकत्ता डॉक्टर रेप केस है इंडिया में, उसने हिला कर रख दिया बिल्कुल उसी लेकिन इसमें एक और चीज़ और जिसमें इजाफा हो गया, सॉरी टू कट यू, वो ये है कि हम इन वाक़यात को न सिर्फ उस तरह सीरियस नहीं लेते, इनकी जो हीट है उसको फील नहीं करते, बल्कि उल्टा उस पर रिएक्शनरी हो जाते हैं और जो विक्टिम ब्लेमिंग है वो शुरू कर देते हैं। और इस वाक़े के अंदर तो जो डॉक्टर साहिबा हैं उनके ऊपर मीम्स बनाना शुरू कर दिए, वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये बड़ी ही घटिया हरकत है और बड़ी ही बुरी बात है। उसी के पेश नज़र सेगमेंट माइंड मैटर्स है आज हमारा, और वकार अहमद मलिक साहब बात कर रहे हैं कि जो रेप से मुतासरा फ़र्द है उससे हमदर्दी की बजाय तनकीद जो हो रही है आजकल, ये क्या रवैया, इस पर बात हो रही है, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। भारत में हालिया दिनों में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी दहशत से पूरे इस खित्ते में उसकी गूंज थी, और जिस तरीके से उस पर प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया, ये जो वाक़या है रेप का, इसके अलावा भी इस खित्ते में जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो एक फिनोमेना जो है वो अमूमी तौर पर देखने में आता है, और वो है विक्टिम ब्लेमिंग का। ये जिस तरह का वाक़या था, जिस दिल दहला देने वाला वाक़या था, इसमें से भी विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो बरामद हुई, मीम्स बनाई गई, और इस सतह पे इंसान क्यों गिर जाता है और इस हवाले से साइकोलॉजी ने क्या काम किया है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो बुनियादी तौर पे होती क्या है और क्यों की जाती है, इसकी आखिर नफ्सियाती वजूहात क्या हैं। इस नफ्सियाती वजूहात की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुहावरे जो हैं उनको रिकॉल कीजिए, दोबारा अपनी यादाश्त में लाइए। आपने निसाबी कुतब में पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, और समाज में मुहावरे अमूमी तौर पे बोले जाते हैं, जैसे आप जो काटते हैं, जो बोते हैं वही काटते हैं, आपने सुना होगा। और इसी तरीके से पीपल गेट व्हाट दे डिज़र्व, लोगों को वही होता है मिलता है जो जिसको वो डिज़र्व करते हैं, या व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, या अमूमी तौर पर हम कहते रहते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ये वो तमाम मुहावरे जो हैं ये क्या हैं? ये एक जस्ट वर्ल्ड का तसव्वुर है, यानी इसमें आपने सारे मुहावरों में ये देखा है कि इसमें एक रीजनिंग है। इसमें रीजनिंग ये है कि जो करता है उसको उसका सिला मिलता है, और जो बोता है वो वही काटता है। तो ये एक जस्ट वर्ल्ड का तसव्वुर है। ये जस्ट वर्ल्ड जो है ये क्या, यानी एक इंसाफ पे मबनी एक जो दुनिया है वो उसका एक तसव्वुर हमारे कहीं अंदर मौजूद है।
और वो क्या वाकई हकीकत यानी मबनी बर हकीकत है। अब आते हैं एक्चुअली स्टडी की तरफ के। बेसिकली एक स्टडी जो थी वो स्टैनली मिलग्राम की एक स्टडी थी ओबीडियंस पे, और उसी से मुतासर होकर लर्नर ने एक थ्योरी पेश की थी जो जस्ट वर्ल्ड की है, और वो भी बुनियादी तौर पर यही है। और एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ये किया गया था कि एक बंदे को या बंदी को बिठाया गया और उसके बाद उसको शार्क्स जो उसको टॉर्चर किया गया उसको। अब जो ऑब्जर्वर्स थे, जो दूसरे लोग देख रहे थे, वो शुरू में उन्होंने थोड़ा सा एहतजाज किया। उसको जो सबक दिया जाता था या उसको जो लेसन दिया जाता था वो बड़ा एक इरेशनल सा होता था। तो ऑफ कोर्स वो क्योंकि इरेशनल होता था तो उसको ना याद करना ना उसको वो कर पाता था जो सब्जेक्ट है, तो उसको उस पर सज़ा मिलती थी और टॉर्चर किया जाता था। तो जो सफ़र कर रहा है उसके साथ शुरू में तो थोड़ी बहुत हमदर्दी जागी, लेकिन उसके बाद देखा कि वो जो लोग हैं उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी, और लोगों ने जो है वो एक्सक्यूजेज जो जस्टिफिकेशन जो है वो देना अपने आप को देना शुरू कर दी कि ये विक्टिम जो है ये क्यों सफ़र कर रहा है, इसको क्यों, इसके वाले से कुछ ना कुछ रीजनिंग जो है उन्होंने बनानी शुरू कर दी। यहाँ से बेसिकली जस्ट वर्ल्ड का तस्वर पैदा हुआ और इसको एक मुगालते के तौर पर लिया गया कि ये एक मुगालता है, अकली मुगालता है, और इस अकली मुगालते का जो आउटकम है उस पर स्टडी की गई कि वो क्या क्या इसके आउटकम्स या क्या क्या इसके नताइज हो सकते हैं। अब वो नताइज क्या हैं? नताइज ये हैं कि क्योंकि हम एक जस्ट वर्ल्ड पे बिलीफ रखते हैं, अब इस बिलीफ को बचाने के लिए जब हमारे सामने एक इस तरह का वाक़या होता है और हम ये देखते हैं कि ये जस्ट वर्ल्ड का तस्वर जो है वो शैटर्ड हो जाता है, हमारे अंदर जो है वो जो तस्वर है वो डगमगा जाता है, तो उसके जो डगमगाने को एलिमिनेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम कोई ना कोई रीजनिंग लेके आते हैं। अब वो रीजनिंग जो है वो दो तरह की होती हैं, एक रैशनल रीजनिंग होती है, एक इर्रेशनल रीजनिंग, यानी अकली रीजनिंग, अकली वजूहात हम लेके आते हैं या फिर गैर अकली वजूहात लेके आते हैं। जो गैर अकली वजूहात हैं उसमें तो ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वर होता है, हमें सोसाइटी को बेहतर करना है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है, मैं किस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा सकता हूँ, मेरा दायरा इख्तियार क्या है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसकी अकली वजूहात में आती हैं। लेकिन जो गैर अकली वजूहात हैं वो ये है कि डिनाइल में आप चले जाते हैं, इवन विक्टिम डिनाइल में चला जाता है, यानी जिसके साथ रेप हुआ है वो डिनाइल में चला जाता है। इस तरीके से जिसने जो रेपिस्ट है वो डिनाइल में चला जाता है। इवन उसकी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इस पर की गई कि उसकी कोई ख़ास सिंपैथी या हमदर्दी नहीं थी विक्टिम के साथ, यानी जिसके साथ उसने रेप किया था उसके साथ उसकी कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो कोशिश कर रहा था कुछ ऐसी रीजनिंग लाने की कि उसने मुझे उकसाया या ये उसकी गलती थी जिसकी वजह से ये मैंने इकदाम उठाया। तो ये जो है जो डिनाइल है या जस्ट वर्ल्ड का तस्वुरात को लेके आना है या विक्टिम ब्लेमिंग है, ये शुरू कर दी जाती है और इसकी दो वजूहत होती हैं। एक ये कि आप एक गैर अकली रीज़न देना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से अपने जस्ट वर्ल्ड के जो तस्वुर है उसको ताकि वो शैटर्ड ना हो और वो कायम रहे, इसके वाले से गैर अकली आप तस्वुर देना चाहते हैं। और दूसरी एक थ्योरी ये है जो ये बताती है कि बुनियादी तौर पे जब इस तरह की चीज़ आप देखते हैं और अपने आप को बिल्कुल आप पावरलेस पाते हैं और आप ये समझते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और एक शदीद किस्म की एंग्जाइटी पैदा होती है, और उस एंग्जाइटी को रिलीफ देने के लिए ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, और ये डिफेंस मैकेनिज़्म यानी आप डिनाइल की स्टेट में चले जाते हैं और एक गैर अकली रीजनिंग जो है वो तराश के लाते हैं जस्ट टू कम्फर्ट योर ईगो और आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन ये तमाम जितनी मर्जी आप लेके ये गैर अकली तौजियात लेके आते चले जाएं, इसका नतीजा कभी भी मुस्बत जो है वो बरामद नहीं होता। इसके लिए जो अकली तस्वुरात हैं वही इसकी जो है आगे कोई बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। और अकली तस्वुरात क्या हैं? यही कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं अपने घर का रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे अपने जो लड़के हैं या बच्चे हैं अगर मेरे घर में मेल, तो उनकी तरबियत कैसे करनी है, फ़ीमेल का जो एहतराम है या वो उनके अंदर कैसे डालना है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरे दायरा इख्तियार में हैं। या सराउंडिंग में जो बच्चे हैं या सराउंडिंग में जो लोग हैं, मैं कहाँ तक उसका मौसर हो सकता हूँ और कहाँ तक मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, वो कलम के ज़रिए है, वो किसी भी बोलने के ज़रिए है, लेकिन ये मैं काम करूँ। और इसके अलावा जो है जिस हद तक मैं सोसाइटी के अंदर ये तब्दीली ला सकता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से अगर हर इंसान ये करना शुरू कर दे तो यकीनन इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। लेकिन जितना आप गैर अकली तस्वुरात की तरफ जाएंगे, जितना आप डिनाइल स्टेट में जाएंगे, जितनी आप विक्टिम ब्लेमिंग करते चले जाएंगे, ये जो वाक़यात हैं ये रुकने का नाम नहीं लेंगे। ये इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसी तरह रहेगी। हमें इनको रोकने के लिए अकली तौजिहात जो हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा और अपने जितनी भी दायरा इख्तियार है अपनी सोसाइटी का, माशरे का, उसमें तब्दीली लाने के लिए हर फर्द को अपनी जगह पे कोशिश करनी पड़ेगी। देखते रहिए माइंड मैटर्स।
जनाब, सेगमेंट आपने देखा। सेगमेंट ऐसा था कि एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए इसके ऊपर में सोचना चाहिए, बट वी आर एक्चुअली हैविंग एन एंटरटेनिंग स्टोरी। इसके ऊपर हमने प्रोग्राम खत्म करना है। वो है धमाका खेज इंटरव्यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो के यूट्यूब के ऊपर, जिसमें उन्होंने अब तक 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं विद इन नो टाइम। और हम जब अभी ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे, एवरीबडी सो एक्साइटेड। हमने मतलब हमारे लिए बड़ी अचंभे की बात है। हाँ। पहली दफा हुआ है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा हुआ है, और सिर्फ 1.5 घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं हासिल करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम कर लिया। यहीं तक नहीं, अभी चैनल को बने 2 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए और जो इमरान कह रहे हैं रिकॉर्ड 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स बस होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर वो ऑलरेडी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले जो पर्सनालिटी है वो रह गए ना, वो भी हमारी अनाउंसमेंट से हो जाएंगे। सब्सक्राइब कर लें रोनाल्डो के चैनल को जाके हमारे तवज्जुह से, ताकि हमारा भी हिस्सा हो जाए। जी हाँ, इसके साथ ही इजाजत लेते हैं। इजाजत लेते हैं, लेकिन ये 23 तरीन आदमी है जिन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए। इससे पहले जो एक साउथ कोरियन सिंगर थे, उनके पास ये एजाज था। उन्होंने 7 आवर्स लिए थे संगे मील अबूर करने के लिए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 21 अगस्त को अपना चैनल उन्होंने लॉन्च किया एंड नाउ यू सी 30 मिलियन, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। ही इज अ ग्रेट नेम और उनके लवर्स बहुत ज्यादा, उनके फैंस बहुत ज्यादा। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द रोनाल्डो फैंस। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप अच्छा सा दिन गुजारिए, कोशिश कीजिए कुछ अच्छा कीजिए, वीकेंड भी गुजारिए। आपको वीकेंड भी है, एंजॉय आवर बेस्ट ऑफ वीकेंड। आपसे मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।